चलो जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन बुक से पेज नंबर 27। गाइस, गोल्डन बुक का पेज नंबर 27 ओपन करेंगे आप, तो पेज नंबर 27 पे हमारे पास एक थ्योरेटिकल मॉडल है। उस थ्योरेटिकल मॉडल का नाम है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या नाम है बच्चों? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को शॉर्ट में हम कहते हैं पीडीसी। क्या बोलते हैं? पीडीसी। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपके पास एक थ्योरेटिकल मॉडल है। वो थ्योरेटिकल मॉडल में होता क्या, जरा समझिएगा। इस थ्योरेटिकल मॉडल में अगर आप कोई भी प्रोग्राम को लिखने जाते हैं या प्रोग्राम को बनाने जाते हैं, तो डायरेक्टली आपको उसको किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग नहीं करनी है भाई। आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे कोडिंग नहीं करेंगे। आप उस कोडिंग करने से पहले दो मजीद स्टेप करेंगे। उसके पहला स्टेप होगा एनालिसिस, दूसरा स्टेप होगा डिजाइन। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस के अंदर भी एक टर्मिनोलॉजी है, एक चीज होती है, वो होता है एब्स्ट्रैक्शन, और दूसरा होता है क्या? डीकम्पोजिशन। यानी कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो दो चीजें लाजमी करिएगा, या दो चीजें भी कर सकते हैं। एक है क्या? डीकम्पोजिशन, और एक है क्या? एनालिसिस, ओ एब्स्ट्रैक्शन। बच्चों, एनालिसिस का मतलब होता है सामने वाले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना। सामने वाले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी कंपनी में आता हूँ और आप मुझे कहते हैं कि सर मेरे लिए एक प्रोग्राम बनाए। मेरा एक ऑफिस है, उस ऑफिस के लिए एक प्रोग्राम बनाए। तो मैं वो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट सुनूंगा। उस रिक्वायरमेंट को सुनने को हम कहते हैं क्या? एनालिसिस। सिर्फ सुनो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो मीट कर सकते हो या नहीं कर सकते। दिस इज एनालिसिस। दिस इज एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर दो चीजें तुम्हें करनी होगी, एक होगा एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा होगा क्या? डिकम्पोजिशन। ठीक है? ठीक हो गया। उसके बाद आप उस प्रोग्राम को एनालिसिस करने के बाद डिजाइन करने। अच्छा, डिजाइन जब आप कर रहे होंगे तो डिजाइन करने के तीन अलग अलग तरीके हैं, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं डिजाइन करने का। यानी कि कोड अभी लिख नहीं रहे हो, जब तुम कोडिंग लिखोगे वो तो कोडिंग होगा ना। कोड लिखने से पहले आप उस कोड को तीन अलग अलग मेथड से डिजाइन कर सकते हो। पहला है स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट से डिजाइन कर सकते हो, या फ्लो चार्ट से डिजाइन कर सकते हो, या सूडो कोड से डिजाइन कर सकते हो। आपके सिलेबस में ओ लेवल कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा डिजाइन अच्छा करने का जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वो क्या यूज हो रहा है? सूडो कोड। बच्चों, क्या यूज हो रहा है आपके पास सबसे ज्यादा? टू कोड। आपने सुना भी होगा। उसके बाद फ्लो चार्ट। सही है। और उसके बाद आपके पास क्या? स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है। गाइस, 2 साल से आपका पास 2 साल से आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और स्ट्रक्चर चार्ट के सवाल भी आ रहे हैं। कोई अगर आपसे बोले कि स्ट्रक्चर चार्ट हो, या सूडो कोड हो, या फ्लो चार्ट हो, ये सब के सब हैं क्या? आप बोलेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का स्टेज नंबर 2। क्या बोलोगे? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का स्टेज 2। ट्रू। ठीक है, विच इज डिजाइन। ठीक है। गाइस, जब आप डिजाइन कर लेंगे ना, तो डिजाइन करने के बाद आप अपनी डिजाइन को किसी भी डेवलपर को, या आप खुद से डेवलपर को दे दो, या आप खुद से उसकी कोडिंग करो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में। गाइस, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग जब आप करते हो, तो वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में हो सकती है। लेकिन आपके सिलेबस में हाई लेवल लैंग्वेज तीन पढ़ाएंगे बच्चों। कैम्ब्रिज आपको तीन हाई लेवल लैंग्वेज सजेस्ट करता है। कौन कौन सी बताइएगा? गाइस, कैम्ब्रिज आपको तीन सजेस्ट करता है। कौन कौन? पाइथन, विजुअल बेसिक, जावा। जावा। पाइथन, विजुअल बेसिक, जावा। जरूरी नहीं है कोडिंग करते हो आप। अगर CEIE, क्योंकि अगर आप ओ लेवल के बच्चे हो, तो पाइथन, विजुअल बेसिक, जावा में अगर आप कोडिंग करोगे, वो कोडिंग करने वाले स्टेप को आप बोलोगे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का स्टेप नंबर 3, विच इज कोडिंग। विच इज कोडिंग। है ना क्लियर? यस। यस सर। कोडिंग यस। आपने बेटा कोडिंग कर लिया आपने। अगर आप सोचो ना, मैं आपकी कंपनी में आता हूँ, मैं आपकी कंपनी में आता हूँ और आपसे कहता हूँ कि भाई आपने मुझे बोला कि सर आप मेरे लिए प्रोग्राम को डेवलप करें, तो बेटा मैं आपके प्रोग्राम को ना ऐसी मुंह उठा के डेवलप या कोडिंग नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले उसके बारे में रिक्वायरमेंट को देखूंगा। गाइस, रिक्वायरमेंट मीट करने को क्या बोलते हैं? एनालिसिस। रिक्वायरमेंट मीट करते वक्त मैं दो टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करूंगा, एक होगा एब्स्ट्रैक्शन, एक होगा डीकम्पोजिशन। उसके बाद बेटा मैं आपके प्रोग्राम की डिजाइनिंग करूंगा।
डिजाइनिंग करने के 3 मेथड हैं, कौन कौन से गाइस? Structure chart, flow chart, and pseudocode. ठीक है। अच्छा, 3 मेथड का मतलब ये नहीं है कि आपको जरूरी आप इनमें से आइदर वर्ड यूज करोगे, यानी कि या तो आप स्ट्रक्चर करोगे या तो फ्लो चार्ट या तो सूडो कोड। इससे फायदा क्या होगा? डिजाइन करने से फायदा ये होगा कि बेटा आपने लेट सपोज किसी भी क्लाइंट के लिए डिजाइन कर दिया, प्रोग्राम बनाने से पहले आपने सूडो कोड डिजाइन कर दिया। गाइस सूडो कोड तो एक जनरल लैंग्वेज होता है ना। सूडो कोड तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो जनरली लिखी जाती है, उसको आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइस सूडो कोड में जब आप कोडिंग कर लोगे और आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेट सपोज पाइथन नहीं है, सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है या सी शार्प है या पीएचपी है, ये सब लैंग्वेजेस है ना, पीएचपी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, विजुअल बेसिक, आप अपने सूडो कोड को किसी भी लैंग्वेज के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने सूडो कोड को किसी भी लैंग्वेज में इजीली कन्वर्ट कर दोगे। तो गाइस डिजाइन करने का फायदा हुआ ना, क्या फायदा हुआ कि भाई आपने जो भी कोडिंग करी है वो जनरल कोडिंग है ना भाई, दैट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज। एम आई क्लियर बच्चों? तो डिजाइन करने का फायदा हुआ या नहीं हुआ? बोलो हुआ। Wow. क्या फायदा हुआ डिजाइन, ये सूडो कोड लिखने का क्या फायदा हुआ? It's easily convertible into any high-level language. गाइस व्हाट इज द स्टेप जिसके अंदर, वो कौन सा स्टेप है जिसके अंदर मैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करता हूँ? सर हाँ बोलो बोलो। सर स्टेप सूडो कोड में करेंगे या फिर स्टेप फ्लो चार्ट 3। से भी हो सकता है? तो मैंने बताया मेरा बेटा, मैंने अभी तो बताया कि डिजाइन जब आप करते हो तो कोई भी तीनों में से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हो। कौन कौन से बेटा? स्ट्रक्चर चार्ट चूज कर लो या फ्लो। फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। अब इसमें और सुनो, आप क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीनों डिजाइन करने के तरीके आने चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है और एग्जामिनर तीनों पूछता है भाई, तीनों पूछता है। ठीक है, फ्लो चार्ट का सवाल अलग आएगा, स्ट्रक्चर चार्ट का अलग आएगा और सूडो कोड का अलग आएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। जब आपने कोडिंग कर ली तो कोडिंग करने के बाद आप उस कोड को चेक करोगे या नहीं करोगे? बोलो। Check करेंगे। करेंगे। है ना कि प्रोग्राम सही चल सर रहा है? चेक करेंगे चेक बिल्कुल। करेंगे। करेंगे। चेक करने को क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिंग। बोलो। टेस्टिंग। टेस्टिंग यानी कि जब तुम कोड लिख रहे थे और कोड लिखने के बाद याद नहीं है लास्ट क्लास के अंदर मैंने पाइथन पे जो कोडिंग कराई थी, कोडिंग करने के बाद हम वैल्यू पुट करते थे, याद आ रहा है? Yes sir. वो वैल्यू क्यों पुट करते थे? हम देखते थे कि हमने जो कोड किया है वो सही है या नहीं है। उस वैल्यू पुट करने को बोलते हैं टेस्ट डेटा और उस मेथड को बोलते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि हमारा कोड बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है? तो बच्चों ये 4 स्टेप हो गए, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। 5वां स्टेप जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस नाम याद रखिएगा, उसका नाम है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब ये कि भाई आपने कोडिंग कर ली, कोडिंग करने के बाद प्रोग्राम दे दिया क्लाइंट को, क्लाइंट को कोड देने के बाद आप घर चले गए, आपने बोला भाई ये लो आपका कॉन्ट्रैक्ट और ये सब मैंने दे दिया, मेरे पैसे मुझे दे दो, ये लो आपका कोड, और कोड भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब वो 1 साल बाद आपको कॉल करता है, कहता है कि यार मेरा जो प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम में बग्स आ गए, तो जरा थोड़ा सा देख लो। आपने कहा ठीक है यार, इंसानियत के नाते मैं इसको देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब वो क्या कर रहा है, रोजाना हर हफ्ते आपको कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि भाई इसमें बग्स आ रहे हैं, इसमें कोई मसला आ रहा है। पहली बात, अगर आपने अच्छे तरीके से टेस्ट करा था तो उस कोड के अंदर कोई बग नहीं आनी चाहिए या एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी एरर आ रहे हैं तो आप बोलोगे कि यार मैं रोजाना आपके बग्स को रिमूव नहीं कर सकता, आप मुझसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करने, उस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं आपको इजीली आपके कोड्स के एरर को रिमूव कर लूंगा। ठीक है, तो वो बोलेगा यार मैं मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप बोले यार मैं रोजाना आपको फैसिलिटी तो नहीं दे पाऊंगा ना, मैं आपको डेली की सर्विस या आपको आपके सारे कोड को रिमूव करने के लिए मुझे भी तो कुछ पैसे चाहिए। तो बच्चों आप, यानी कि वो जो कंपनी होती है और आप उस क्लाइंट से एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमारे घरों में भी तो होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर भी तो मेंटेनेंस होती है ना। जैसे हमारे फ्लैट्स के अंदर, मेरे फ्लैट के अंदर जो है वो एक मेंटेनेंस के बिल, मेंटेनेंस की एक कॉस्ट हम मेंटेनेंस देते हैं। उस मेंटेनेंस में वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड, हमारी गाड़ी की पार्किंग, हमारी बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करता है, और वो फेयर एंड पे हमारी पानी वगैरह को मैनेज करता है, सब चीज़ों को मैनेज उसको उसको। तो भाई आपका सॉफ्टवेयर,
हैंड ओवर करने के बाद, गाइस सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर करने के बाद, सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर करने के बाद आप क्लाइंट से एक मेंटेनेंस कर सकते हो। एक और एग्जांपल सुनना, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, क्लाइंट को हैंड ओवर करा, टेस्टिंग करा दी, सारा काम हो गया। अब वो 1 साल बाद आपको कॉल करता है, कहता है कि यार आपने जो भी कोड बनाया ना उसके अंदर एक नई चीज मुझे ऐड ऑन करानी है, तो आप फ्री में तो नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। आप बोलोगे यार आप मेरे लिए क्या बनाए बेटा, एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दें। बोलो क्या ऐड कर दें, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे। आप बोलोगे मैं नई नई चीजें बना रहा हूँ और नई नई चीजें बनाने को क्या करेंगे हम, मेंटेनेंस करेंगे। लेकिन मजे की बात ये है कि भाई ओ लेवल के सिलेबस के अंदर मेंटेनेंस है ही नहीं, तो हम मेंटेनेंस का सिर्फ मैंने आपको समझा दिया, बट हम मेंटेनेंस डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलें बेटा मैं आपको 1 बाय 1 और डिटेल में आज की क्लास के अंदर प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल पढ़ाएंगे। आइए जरा दिखाते हैं एनालिसिस। गाइस पेज नंबर 27 पे हमने आपको ये करा दिया, अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ पेज नंबर 28। आइए जरा दिखाता हूँ व्हाट इज एनालिसिस। देखिए एनालिसिस का मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना। बोलो किसको मीट करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना। हाँ कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, requirement. ठीक है, कस्टमर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करना। ठीक है, अब कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए 2 टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी होगी। एक होगा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होगा डिकम्पोजिशन। यार एब्स्ट्रैक्शन के बाद बड़ी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जरा समझिएगा। फॉर एग्जांपल केएफसी के ओनर ने आपके, केएफसी का एक ओनर है गुलशन इकबाल के अंदर केएफसी ब्रांच ने आपको बुलाया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको बुलाया, कहने लगे यार हमारी ये केएफसी की ब्रांच है और इस ब्रांच के लिए आप सॉफ्टवेयर ना डेवलप करें। अब वो ना छोड़ियां मारने लगे, उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारी ब्रांच में इतने कस्टमर आते हैं, मेरे मेरे जो फादर हैं उनके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगलों हैं, और हम लोग तो इतने ये करते हैं, इतने वो करते हैं। अब वो जो छोड़ियां हैं, वो जो फजूल की बातें हैं, मेरे लिए एज अ कस्टमर वो किसी काम की बात, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे लिए वो कोई काम की बात है नहीं ना। तो मैं बोलूंगा भाई ये सब बात बताओ, अगर बता भी रहे हो तो मैं सुन लूंगा, लेकिन मैं उस वो सब चीजों को अपने कोड पे इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा भाई बता दो आप चाहते क्या हो मुझसे। वो बोलेगा भाई मेरे इतने कस्टमर आते हैं, उन कस्टमर के लिए मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि सारी प्राइसिंग कर सके, कस्टमर की डिटेल ले सके, कस्टमर का नंबर ले सके और प्राइसिंग करके फाइनल आउटपुट दे दें। मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों काम की बात को रखना और फजूल बात को डिस्कार्ड कर देना, काम की बात को रखना और फजूल बात को डिस्कार्ड कर देना, ये चीज क्या कहलाती है बच्चों, एब्स्ट्रैक्शन। बोले क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो उसने मुझे केएफसी पे फजूल की छोड़ियां मारी थी ना, कि भाई मेरे अब्बू के पास ये वाली गाड़ी है, हमारे इतने सारी प्रॉपर्टी है, ये वो है, मेरे लिए वो सब बेकार बात है। एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे लिए ये सब बेकार बात है। तो मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ एनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो काम की बात थी, जो उसने मुझसे, क्लाइंट ने मुझसे कहा था कि भाई मुझे ऐसी प्राइसिंग चाहिए, मुझे ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए, कीप्स द की एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्शन में काम की बात को रखना और फजूल बात को डिस्कार्ड कर देना क्या कहलाता है बेटा, एब्स्ट्रैक्शन। बोलो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। हमें क्लियर। यस Yes. नेक्स्ट है आपके पास डिकम्पोजिशन। गाइस डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर देना। यानी कि आपके पास जो एक कोड है ना, फॉर एग्जांपल वही केएफसी वाले बंदे का जो आप कोड लिखने जा रहे हो, उसके प्राइसिंग का एक अलग से ब्लॉक बना दिया, उसकी प्राइसिंग का एक अलग से ब्लॉक बना दिया, उसके मॉड्यूल का, उसकी बाकी सारी चीजों का प्राइसिंग का एक अलग से मॉड्यूल बना दिया, ठीक है ना। क्लाइंट का एक अलग से ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया, ठीक है। प्राइसिंग का एक अलग से मॉड्यूल बना दिया, ठीक है। क्लाइंट का एक अलग से मॉड्यूल बना दिया, ठीक है। मॉड्यूल का मतलब होता है छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना, अपने कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना, अपने कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मैं अपने किसी भी बंदे को बोलूंगा यार तुम मॉड्यूल 1 लिखो, और दूसरे बंदे को बोलूंगा तुम मॉड्यूल 2 लिखो। अगर मॉड्यूल 1 में कोई बग आ रहा है तो मॉड्यूल 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यानी कि ये वाला इंडिपेंडेंटली टेस्ट होगा
और ये वाला इंडिपेंडेंटली टेस्ट होगा। एम आई क्लियर? तो सारे मॉड्यूल अलग अलग टेस्ट होंगे और साइमल्टेनियसली काम हो रहा होगा, टाइम भी सेव हो रहा होगा। टाइम भी क्या हो रहा होगा? सेव, क्योंकि एक ही टाइम पे 4-4 5-5 कोड लिखे जा रहे होंगे अलग अलग मॉड्यूल के, और वो सारे मॉड्यूल कनेक्ट हो रहे होंगे आपके मेन प्रोग्राम से। ये वाली स्ट्रेटजी, ये मेथड कहलाता है डीकम्पोजिशन। बोलो क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड करके अपने अलग अलग लोग इस अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा? फायदा नंबर 1 बच्चों, फायदा नंबर 1, टाइम सेविंग होगा या नहीं होगा? यस yes, Time saving होगा। क्या कोड को अलग अलग टेस्ट कर सकता हूँ? Yes, sir. और कोड कैन बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। नंबर 3 बच्चों, क्या अगर एक में कोई गलती आएगी तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इजियर टू मैनेज। सही। और इस मेथड को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन या टॉप डाउन डिजाइन या स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक है बच्चों, चलें ये हो गया ये। सही गाइस, दिस इज एनालिसिस। सर बात में बताइए। सर टॉप डाउन डिजाइन, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट और डिकम्पोजिशन का एक ही काम होता है। इसी काम होता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, ओके चलें। तो ये हो गया प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के स्टेज नंबर 1, और स्टेज नंबर 1 का नाम क्या है गाइस? एनालिसिस। एनालिसिस में दो टर्मिनोलॉजी हैं, एक है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन में काम की बात को रखना, फुजूल इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देना। डीकम्पोजिशन में बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कर देना, जिसके फायदे क्या है? टाइम सेविंग है, कोड कैन बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, इजियर टू मैनेज। गाइस सेकंड स्टेज पे हम जा रहे हैं, और सेकंड स्टेज का नाम है क्या? डिजाइन। देखो, आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए 3 अलग अलग मेथड चूज कर सकते हो। पहले मेथड का नाम है स्ट्रक्चर डायग्राम। क्या नाम है? स्ट्रक्चर डायग्राम। दूसरा मेथड जो चूज कर सकते हो वो है फ्लो चार्ट, और तीसरा मेथड जो तुम चूज करते हो जो तुमने पहले भी करा है वो, Pseudocode. ठीक है, वो क्या है? सूडो। चलो अब सुनो बेटा, आपने पेरेंट चाइल्ड डायग्राम देखा। पेरेंट चाइल्ड या फैमिली ट्री डायग्राम क्या होती है पहले मैं वो दिखाऊंगा। वो होता है इस तरीके से, ठीक है। एक्चुअल में फैमिली ट्री डायग्राम इस तरीके से होती है ना, ये हमारी फैमिली के हेड होते हैं, ठीक है, ठीक है ना? उस हेड से दो चीजें निकलती, ठीक हो गया। एक निकल गया फैमिली ग्रुप 1, या लेट सपोज यहाँ निकल गया हेड। बोलूं क्या बोलूं? हेड तो नहीं बोलेंगे भाई, लेट सपोज ये हैं ओनर। ओनर से निकले हैं मैनेजर, ठीक है, दिस इज द मैनेजर, और ये भी एक मैनेजर है, ठीक है। ये मैनेजर 1 है और ये है मैनेजर 2, ठीक है। अब मैनेजर के नीचे कौन लोग होंगे? एम्प्लॉयज, है ना भाई? और मैनेजर 2 के नीचे भी अलग एम्प्लॉयज होंगे, है ना भाई? तो बच्चों ये जो डायग्राम तुम बना रहे हो जिसमें आप हिरार्की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? हिरार्की। बोलो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? हिरार्की वे में जो आप अपनी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाइक पेरेंट चाइल्ड डायग्राम, लाइक फैमिली ट्री डायग्राम, उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चर चार्ट। बोलो क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर गाइस ये देखिएगा, जब मैं कोड को डिजाइन करूंगा तो स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर मैं एक मेन सिस्टम लूंगा, और मेन सिस्टम के मजीद 2 सब सिस्टम निकलेंगे, कोई भी हो सकते हैं, सही है, सिंबल्स यही रहेंगे, ठीक है। फिर उसके मजीद सब 1 के अंदर भी 1.1 और 1.2 निकल सकते हैं। गाइस इस तरीके की जो भी डायग्राम बनेगी, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी, उसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है।
और स्ट्रक्चर डायग्राम के आज मैं बहुत सवाल कराऊंगा, 2 सवाल कराऊंगा, आप टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ, सीनियर ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए भाई, फ्लो चार्ट क्या होता है? देखिए, फ्लो चार्ट भी एक प्रॉब्लम को डिजाइन करने का तरीका है। बोलो, फ्लो चार्ट भी एक प्रॉब्लम को डिजाइन करने का तरीका है। कैसे डिजाइन होगा, आइए अभी आपको दिखा। देखो बच्चों, जब भी मैं कोड लिखता हूँ ना, उस कोड को पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट। ठीक है, पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखना क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट। कैसे? अगर मैं इन सिंबल्स को इस्तेमाल करूँ, स्टार्ट, फिर एक आपके पास प्रोसेस बॉक्स होगा, फिर इनपुट और प्रोसेस करने को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। फिर बेटा अगर वो इफ देन एल्स वाली स्टेटमेंट लगती है ना, वो डायमंड शेप में लगती है कि अगर एस में 0 हो तो एक तरफ चले जाए, और अगर एस में नो 0 नहीं हो तो कहाँ चले जाए, इधर। बच्चों पहली बात, ये फ्लो चार्ट कैसे लिखते हैं वो तो मैं डिटेल में आपको कराने वाला हूँ आगे, सही है। आगे जाके गोल्डन बुक के अंदर पेज नंबर बताता हूँ। गोल्डन बुक के अंदर मेरे पास फ्लो चार्ट बनाने को है पेज नंबर 57, सही। फ्लो चार्ट को हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 57, सही। और बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे भी, और फ्लो चार्ट के अंदर वैल्यू पुट करके उसका ट्रेस टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट को सिर्फ देख ले कि फ्लो चार्ट का मतलब होता है पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के स्टेज नंबर 2 में आता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास सूडो कोड। गाइस, सूडो कोड एक हाई लेवल लैंग्वेज में कोड नहीं लिखा जाता बच्चों। सूडो कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा या हाई लेवल लैंग्वेज से पहले वाला कोड होगा? बोलो। अच्छा, म्यूट किया हुआ मैंने। मैं कह रहा हूँ सूडो कोड का जो कोड होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा या हाई लेवल लैंग्वेज से पहले वाला कोड होगा? पहले वाला। पहले वाला। मतलब पहले पहले वाला वाला होगा। होगा। जनरल लैंग्वेज होगी, बोलो क्या होगी, जनरल लैंग्वेज, ठीक होगी। अब उस जनरल लैंग्वेज को आप इजीली कन्वर्ट करोगे ना किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, यही कहता हूँ ना मैं हमेशा आप लोग, हाँ, है ना। तो बच्चों, व्हाई डू वी राइट सूडो कोड, जल्दी बताओ। Sir, it is a general statement that can easily be understood by the सही कह रहे हो था तुम, बोलो बोलो, व्हाई डू वी राइट सूडो कोड? और ये सिंपल मेथड है इसमें एल्गोरिथम शो करने के। यस, इट इज अ सिंपल मेथड जिसमें हम एल्गोरिदम को शो करते हैं, और इस सिंपल मेथड को आप किसी भी हाई लेवल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यही है ना, यस सर। है ना बच्चों? चलो यस सर। चलो, तो भाई सूडो कोड की डेफिनेशन बच्चों क्या बोलोगे, सिंपल मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम। बोलो क्या बोलोगे, सिंपल मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम। वर्ड यूज होते हैं जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा नहीं जाता। हाई लेवल लैंग्वेज से पहले के लिए जो डिजाइन बनता है वो क्या बनता है, सूडो। गाइस, थर्ड स्टेज है आपके पास कोडिंग करना, और कोडिंग करने के लिए हम कहते हैं कि हम अपने कोड को किसी न किसी सूटेबल हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखें। इट कैन बी विजुअल बेसिक, पाइथन और जावा। और बच्चों, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आप डिकम्पोजिशन यूज करो। गाइस, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, जल्दी बताओ, व्हाट इज डिकम्पोजिशन? Process of breaking a problem into smaller parts. यस, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। बोलो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। Smaller parts या module. यस, ठीक है। अब बात ये है कि भाई जब मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ तो मैं एक तरीके की टेस्टिंग करूंगा, हालांकि मेरी टेस्टिंग तो चौथे स्टेप में, लेकिन वो कह रहा है कि डिकम्पोजिशन नहीं, जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने कोड को साथ साथ रिमूव करके साथ साथ एरर को रिमूव कर रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं कोडिंग करते वक्त उस कोड को सही लिखूंगा ना। सही लिखने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, एक आइटरेटिव टेस्टिंग करूंगा। आइटरेटिव टेस्टिंग के अंदर हम अपने कोड को मॉड्यूल्स के अंदर टेस्ट करेंगे,
और उस कोड को एमिट या एडिट करेंगे जब तक मेरा कोड मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक मेरा कोड मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता, इस कोडिंग के अंदर जो टेस्टिंग होती है उस टेस्टिंग को बोलता हूँ आइटरेटिव टेस्टिंग। गाइस क्या बोलता हूँ? Iterative testing. आपको बोलना सर एक क्वेश्चन है, पहले पढ़ाने दीजिए। अरे ये मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअली हर कोड के साथ होगा? अभी रुक जाओ, मैं बता, एक मिनट सब। आइटरेटिव टेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी काम को बार बार रिपीट करना, किसी भी काम को बार बार रिपीट करना। बेटा काम को बार बार रिपीट करो। कोड लिखते वक्त ना मैं इतनी ज्यादा उस कोडिंग को एक मॉड्यूल में डाल के टेस्ट करूं कि मेरा कोड बिल्कुल सही वर्क करने लग जाए। अगर सही वर्क नहीं कर रहा होगा तो मैं उसको करेक्ट करता रहूंगा। कोडिंग करते वक्त जो टेस्टिंग होगी जिसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस टेस्टिंग को बोलेंगे आइटरेटिव टेस्टिंग। और जब मेरा कोड बिल्कुल सही काम करने लग जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? रुक जाऊंगा। सही। अब वन बाय वन सवाल लेते हैं। अब पूछो भाई, क्या क्या पूछ रहे थे? पूछो। सर जो आइटरेटिव टेस्टिंग होती है ये हर कोड के हर प्रोग्राम के साथ होती है इंडिविजुअली? हाँ, ये कह सकते हो। देखो इसको ऐसे समझो कि ना जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तुमसे पूछता हूँ, जब तुम कोडिंग करोगे तो गलत गलत कोड करके निकल जाओगे या कोड को सही चेक करोगे? कोड को सही चेक करूँ। सही चेक करोगे। उमेश मैं समझाता हूँ। उमेश देखें, उमेश और बाकी बच्चे भी मैं समझा रहा हूँ, जरा समझिएगा। बेटा कोड लिखने को ना जब भी मैं हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग लिखता हूँ ना तो वो क्या कहलाता है? कोडिंग। बोलो क्या कहलाता है? कोडिंग। कोडिंग। उमेश देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है पाइचार्म पे। ठीक है, पाइचार्म मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, व्हाट इज पाइचार्म। ठीक है, और उस पाइचार्म के अंदर जब मैं कोडिंग लिख रहा हूँ तो क्या मैं इस कोड को चेक करूँ कि ये कोड सही है या नहीं? है ना? इस कोडिंग को लिखते यस। हुए रन रन टाइम लिखते हुए, सूडो कोड नहीं है ये, कोडिंग स्टेप है। इस कोडिंग को रन टाइम लिखते हुए चेक करना, बार बार चेक करना, क्या कहलाएगा? आइटरेटिव टेस्टिंग। बोलो क्या कहलाएगा? लेकिन आइटरेटिव टेस्टिंग। लेकिन आइटरेटिव टेस्टिंग के अंदर हम मॉड्यूल बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं? मॉड्यूल। 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 और मॉड्यूल्स को चेक करना आइटरेटिव टेस्टिंग का काम। किसका काम है? आइटरेटिव। मॉड्यूल्स को चेक करना टेस्टिंग का काम। उमेश कुमार आपको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो एक्चुअल में आइटरेटिव टेस्टिंग टेस्ट कोडिंग करते वक्त होती है। बोलो आइटरेटिव टेस्टिंग कब होती है? कोडिंग करते हैं। कोडिंग करते हैं। कोडिंग ड्यूरिंग द कोडिंग। ड्यूरिंग द कोडिंग स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 3 में आइटरेटिव टेस्टिंग आती है। ठीक है बच्चों, अब चौथा स्टेप क्या था ये बताएंगे मुझे? चौथा स्टेप क्या था? टेस्टिंग। टेस्टिंग। गाइस ये था, Testing. मैंने आपको एनालिसिस पढ़ा दिया, यस और नो? Yes. यस। मैंने आपको डिजाइन पढ़ा दिया, यस। Yes. मैंने आपको कोडिंग पढ़ा दी, यस। मुझे अब आपको क्या पढ़ाना है? टेस्टिंग। Testing. आइए टेस्ट। गाइस टेस्टिंग का मतलब क्या है? जब भी तुम कोडिंग करते हो ना तो कोड करने के बाद प्रोग्राम बन गया, उस प्रोग्राम में कुछ वैल्यू पुट करो और वैल्यू पुट करके चेक करो कि वो कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और वो जो वैल्यू पुट करके चेक करते हो उसको आप बोलते हो क्या? टेस्ट डेटा। क्या बोलते हो बेटा? टेस्ट डेटा। और उस स्टेप को आप बोलते हो क्या? टेस्टिंग। बोलो क्या बोलते हो? टेस्टिंग। टेस्टिंग। प्रोग्राम बन गया, बनने के बाद आप उस प्रोग्राम के अंदर कुछ वैल्यू पुट करते हो, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं क्या? टेस्ट डेटा। Test data. टेस्ट डेटा। बोलो क्या बोलते हैं? टेस्ट डेटा। Test data. तो मेथड क्या कहलाता है? टेस्टिंग। बोलो क्या कहलाता है? Testing. am I clear? आइए यस सर। मैं आपको दिखा दूँ। गाइस जब हम कोडिंग कर रहे थे तो कोडिंग करते वक्त ये दो तरीके की स्क्रीन थी ना आपको, ये मेरी वेबसाइट जो है theactifan.com पे, जब मैं यहाँ पे आपसे कोडिंग करा रहा था, कोडिंग करने के बाद जब हम रन कर रहे थे यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे थे, याद आ रहा है? लास्ट क्लास में G. यस सर। ये जो डेटा होता है ये होता है टेस्ट डेटा, और इस मेथड को हम बोलते हैं टेस्टिंग। Testing. बोलते हैं टेस्टिंग। और इस स्क्रीन को बोलते हैं रिपोर्ट या वॉच विंडो। सही है? Yes. अब्दुल मोहित बेटा देखो, अब देखें एक बात सुने, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर, ये कुछ बच्चे नहीं,
ऐसा हो रहा है कि आपकी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर जब आप वापस आते हैं तो एक 5-10 मिनट का आपका लेक्चर निकल चुका होता है। तो उस लेक्चर को मैं रिकॉर्डिंग दूंगा ना भी आज रात में, उस रिकॉर्डिंग से कवर करना। अब बच्चा मुझे कह रहा है कि सर आप स्टेज नंबर 3 दोबारा रिवाइज करा दें। गाइस अगर मैं स्टेज नंबर 3 दोबारा रिवाइज कराता हूँ तो बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी ना। वो बोलेंगे यार सर हमने पढ़ा हुआ है, आप एक बच्चे के लिए दोबारा क्यों रिवाइज करा रहे हैं। हमारी क्लास की खुसूसियत ये है या क्वालिटी है कि वो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। अच्छा नताशा कह रही है सर आवाज़ कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। अब्दुल मुइस आप उस रिकॉर्डिंग में से स्टेज नंबर 3 दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो गाइस स्टेज नंबर 4 के अंदर मैं आपको टेस्टिंग करा दूं। टेस्टिंग का मतलब होता है अपने कोड को टेस्ट करना है कि वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और गाइस टेस्टिंग करने के 4 तरीके, 4 टेस्ट डेटा होते हैं। पहले टेस्ट डेटा का नाम है नॉर्मल, दूसरे का नाम एबनॉर्मल, तीसरे का नाम बाउंड्री, चौथे का नाम क्या, एक्सट्रीम। सही, चौथे का नाम क्या है, एक्सट्रीम। सर ये होते क्या है? वो होते क्या है अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आ रहे हैं टेस्ट। इससे होता क्या है? बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको बोले कि भाई टेस्टिंग करने की क्या, टेस्टिंग होता क्या है, आप बोलोगे टेस्टिंग का मतलब होता है अपने प्रोग्राम को चेक करना है कि वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने को हम बोलते हैं टेस्ट डेटा। और टेस्ट डेटा 4 टाइप के होते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और एक्सट्रीम। बोलो कितने तरीके के होते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और 4 टाइप्स ऑफ Extreme. टेस्ट डेटा। टेस्टिंग करने को हम एक्चुअल में ये बोलते हैं दिस इंश्योर दैट द टास्क कंप्लीटेड वर्क टुगेदर, बिल्कुल करेक्टली। अब बच्चों टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 4 तरीके के टेस्ट डेटा होते हैं, ठीक है। टेस्ट डेटा तो आपको समझ आ गया ना, व्हाट इज टेस्ट डेटा, जल्दी बताओ। To check the errors in the code. बाय पुटिंग सम वैल्यूज। लेकिन अभी भी आपको मसला है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको टेस्ट डेटा बताता हूँ, टेस्ट डेटा क्या होता है, फिर इसके टाइप्स बताऊँ। आइए गाइस, ये मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, dHKKhan.com खोली मैंने। सही, ये 2 कंपाइलर हैं पाइथन पे, ठीक है। पाइथन पे मैंने टैप किया, मेरे 2 कंपाइलर ओपन हो गए, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, और उन वैल्यू रखने के बाद आपको एक कोड लिखता हूँ। बेटा ये एक आईडी है और ये नीचे वाला दूसरा आईडी है, 2 आईडी बनाए हुए हमने अपनी वेबसाइट। जो आपको समझ आए उस पर कोडिंग करें। ये मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। चाहो तो आईपैड पे करो, चाहो तो उस पर करो। बच्चों हैशटैग, एक तो आईपैड पे टाइप करना बड़ा मसला होता है, हैशटैग ढूंढते रहो, कहाँ है हैशटैग। भाई मैं लैपटॉप पे देखता हूँ। हाँ आयशा कह रही है सर लॉगिन भी कर सकते हैं, हाँ लॉगिन भी कर सकते हैं। बच्चों आपको लॉगिन आईडी भी बना के देंगे। वो सारे बच्चे जो मेरे से रजिस्टर्ड हैं, आप लोगों को बेटा हम लॉगिन आईडी भी बना के देंगे। लॉगिन आप भी कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद सारे प्रीमियम लेक्चर्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। मैं आपको पीसी से वो करूँ, आइए बच्चों। बच्चों ये मैंने वेबसाइट ओपन करी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको। जी सर आ रही है। Yes. सर अभी मैं आपको ना एक कोड लिखूंगा पाइथन में, और उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। गाइस ये कोड है, ये मैंने फुल स्क्रीन किया, वो होता है काशिफ ने भेजा भाई। चलो ये मैंने फुल स्क्रीन करा बेटा अपनी वेबसाइट पे जाके, ये फॉन्ट साइज बढ़ा लिया मैंने। ये सब आता है ना आपको, ठीक है। लास्ट यस लास्ट सर। सवाल के अंदर ये हैशटैग है, ये लाइन स्किप हो जाएगी। ये भी पावर के बारे में बताया था कि ताहा काशिफ ने सबमिट किया था, कि सबमिटेड टू दिस। बच्चों ये कोड आप लोगों ने मुझे भेजा है, हाँ भेजा है, ठीक है। आयशा क्या कह रही है भाई, यस इर्तिजा कह रहा है सर रन करें, ठीक है। बच्चों आपने इसको रन करना है। इस सवाल के अंदर आप एक इनपुट ले रहे हो। गाइस इस सवाल में क्या करो, यहाँ पर इनपुट ले रहे हो, एक्स के अंदर
एक्स की पावर 2 निकाली, स्क्वायर के अंदर डाल दिया, एक्स की पावर 3 निकाली, स्क्वायर के अंदर डाल दिया, प्रिंट करा दिया एस और प्रिंट करा दिया क्यू। गाइस इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ, राइट साइड पे रन हो रहा है कोड, देखिएगा नजर आ रहा है सबको, यस और नो? Yes. अब Yes. वैल्यू डाल रहे हो ना, ये जो कोड पे तुम वैल्यू रन करने के बाद डाल रहे हो ना, ये होता है टेस्ट केस। सही है, ये क्या होता है? Test data. सही है? Test data. अब जो तुम वैल्यू पुट करते हो ना, जिससे तुम चेक करते हो कि कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको बोलते हो क्या? टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेंज के अंदर, एक होता है रेंज के बाहर। गाइस जो रेंज के अंदर होगा वो कहलाएगा नॉर्मल डेटा, और जो रेंज के बाहर होगा वो क्या कहलाएगा? Extreme. एबनॉर्मल डेटा। सही है, मैंने कहा वो डेटा जो रेंज के अंदर होगा वो कहलाएगा नॉर्मल, और जो रेंज के बाहर होगा वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल। Abnormal. तो वो डेटा जो रेंज के अंदर होगा वो कहलाएगा नॉर्मल, वो डेटा जो रेंज के बाहर होगा वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। मैंने कहा यार टू, बच्चों टू रेंज के अंदर है, एक्सेप्टेड वैल्यू है ना, तो मैंने टू एंटर करा। बच्चों मेरा स्क्वायर क्या आया? 4. और क्यूब क्या आया? 8. 8. ये चीज जो एक्सेप्टेड होती है ये कहलाता है नॉर्मल, और वो डेटा जो एक्सेप्टेड नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल। लेट सपोज मैं डालता हूँ -6, -6 का भी आगे क्योंकि इंटीजर है ना यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ और डालता हूँ। Abnormal कौन सा होगा फिर? देख रहे हो, हैश टैग। बच्चों बताओ हैश टैग पे वैलिड हुआ या रिजेक्ट हो गया? Invalid. Invalid. ये जो हैश टैग डेटा था, या ये जो मैं अभी कोई भी ऐसा डेटा डाल रहा हूँ जिसका जो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, वो क्या होगा? एबनॉर्मल डेटा। क्या होगा बेटा? Okay. Abnormal Abnormal. data. क्लियर बच्चों, सबको समझ आ रहा है? इब्तिदा Yes. एवरीवन, वो डेटा जो एक्सेप्ट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल। ठीक है गाइस, बोले? Yes. सबको समझ आ रहा है? Yes. फातिमा, हमजा, काजी, मुबशिर काजी, उमेश, तहा, विशाल। Yes, sir, clear. चैट पे लिख दें अगर आप टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेटा मैं आपको वापसी अपने लेक्चर पे लेके चलूं। चलें, तो गाइस टेस्टिंग के अंदर चार तरह के टेस्ट डेटा होते हैं। आइए, पेज नंबर कौन से पे लिखा भाई? 30. 30 पे आ रही। सही, गाइस पेज नंबर 30 पे आएगा और लिखें टेस्ट डेटा क्या होता है। बेटा वो डेटा, बच्चों बताओ हाउ मेनी टाइप ऑफ टेस्ट डेटा आर देयर, जल्दी बताओ। कौन कौन से? 4. कौन कौन? Normal, abnormal, extreme. वेरी गुड। नॉर्मल। नंबर 2? Abnormal data. Abnormal data. वेरी गुड। नंबर 3? Extreme data. Extreme data. नहीं, extreme last नहीं था? इससे कुछ नहीं होता। और नंबर 3 आपके पास Boundary? एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सट्रीम। Okay.
सही, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम और बाउंड्री। ठीक है बच्चों। Sir? बच्चों अब मैं आपको Sir? नहीं यार, बेटा उमेश क्या कह रहे हैं, सर आप ये वीडियो की लिंक भी भेज देना, मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा। ठीक है ठीक है, हाँ Sir, what is the use of boundary data? पढ़ा रहा हूँ ना, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ा रहा हूँ सब। ठीक है, अभी सब पढ़ा। गाइस आपके पास एक रेंज, उस रेंज के अंदर वो सारा डेटा जो एक्सेप्ट होगा वो डेटा क्या कहलाएगा, नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके अगर 20 तक का मैंने रेंज दी हुई है गाइस, तो वो सारे नंबर जो इस रेंज के अंदर आएंगे वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल। सही है गाइस, वो सारे नंबर जो इस रेंज के अंदर आएंगे क्या कहलाएंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल नॉर्मल डेटा एक्सेप्टेड डेटा होता है, बोलो क्या होता है, एक्सेप्टेड डेटा और इन रेंज होता है। नॉर्मल डेटा एक्सेप्टेड होता है या इन रेंज होता है। एम आई क्लियर? तो गाइस वो सारे डेटा जो रेंज के अंदर है वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल। और गाइस मुझे बताओ वो सारे डेटा जो 1 से लेके 20 से पहले हो या बाद में हो, जो रिजेक्ट हो, जैसे आप जिंदगी भर लड़कियों से रिजेक्ट होते हो ना, है ना भाई? लड़कियां आपको रिजेक्ट, मैंने Abnormal data. ऑल द रिजेक्टेड डेटा, ऑल द रिजेक्टेड डेटा और आउट ऑफ रेंज, ऑल द रिजेक्टेड डेटा और आउट ऑफ रेंज, वो सबका सब क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल डेटा आ रही है समझ में? तो एबनॉर्मल डेटा वो डेटा होता है जो रेंज के अंदर नहीं होता, रेंज के बाहर होता है। ठीक है। एक्सट्रीम डेटा क्या होता है गाइस, 1 से लेके 20 तक की जो रेंज है इसमें सबसे छोटा नंबर बताओ क्या है, 1, 1, सबसे बड़ा नंबर। 20, 20 तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट डेटा है ये कहलाता है एक्सट्रीम डेटा। बोलो क्या कहलाता है, extreme data. एक्सेप्ट। तो एक्सट्रीम डेटा की डेफिनेशन क्या बनेगी, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सर नंबर। नॉर्मल डेटा थोड़ा रिपीट कर दीजिए। भाई नॉर्मल डेटा तो रेंज के अंदर वाले सारे नंबर ना, अगर 1 से लेके 20 तक की तुम्हारी रेंज है, इस रेंज में जितने भी डेटा है वो सबके सब क्या होंगे, नॉर्मल डेटा। लाइक 1 2 3 4 5 6 20 तक। ठीक है लड़के, समझ आ गया? Within the range. जिसने सवाल पूछा था उसको समझ आ गया? जी सर। ठीक है, अब आ जाए एक्सट्रीम डेटा। देखो एक्सट्रीम डेटा में सबसे छोटा, एक्सट्रीम डेटा में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, दैट इज इन रेंज, दैट इज इन रेंज। गाइस इन रेंज का मतलब यही हुआ ना कि भाई ये तो नॉर्मल होगा, है ना? तो ऑल द एक्सट्रीम डेटा इज ऑल द नॉर्मल डेटा, सारे एक्सट्रीम डेटा नॉर्मल ही होंगे। सारे एक्सट्रीम डेटा क्या होंगे बेटा, नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल ही होंगे क्यों होंगे नॉर्मल, ये बताओ। सर, क्योंकि क्योंकि विद वो इन रेंज रेंज में है। हाँ, और एक्सट्रीम डेटा में सबसे छोटा नंबर जो होगा वो विच इज 1, एंड सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो विच इज 20। आगे समझ, यस सर। सही। अब आ जाओ बाउंड्री डेटा। बच्चों यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अब बाउंड्री डेटा समझाने चाह रहा हूँ भाई। अब बाउंड्री और एक्सट्रीम में जो फर्क है ना, फिर वापसी लेके आऊंगा स्लाइड पे, अलग से समझा रहा हूँ पहले। अगर तुम्हें एक रेंज दी हुई है विच इज 1 2 लेस देन 20, गाइस लेस देन 20 का मतलब क्या है, 20 इंक्लूड एक्सक्लूड है? लेस देन मतलब 20 1 से लेकर एक्सक्लूड है। की रेंज हुई ना, यही हुआ ना, है ना? Yeah. यस सर यस सर। दैट मीन्स 19, यही है ना? बच्चों एक और रेंज दे रहा हूँ आपको। अगर मैं कहता हूँ आपकी रेंज 0 से बड़ी है, उसके साथ साथ आपकी रेंज 20 से छोटी है, तो गाइस व्हाट इज द एक्चुअल रेंज जो कि एक्सेप्ट होगा? 1 से लेकर 19 तक। वेरी गुड, 1 से लेके 19 तक। बाकी बच्चों को समझ आ रहा है, ये सुनो? यस Yes. सही है ना? हाँ ठीक है, तो सही। अब सुनिएगा भाई, बाउंड्री और एक्सट्रीम डेटा में क्या होता है, इधर समझिए। अगर ये लिखा हुआ है ना, तो बाउंड्री डेटा
वो डेटा होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट भी होगा और सबसे लार्जेस्ट भी होगा। अब आप बोलेंगे यार ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो एक्सट्रीम में भी था ना, एक्सट्रीम में भी तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का ही चक्कर था ना। एक्सट्रीम भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट था, बाउंड्री भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है। बाउंड्री कहता है कि मैं नॉर्मल भी हो सकता हूँ, मैं एबनॉर्मल भी हो सकता हूँ, लेकिन एक्सट्रीम कहता है कि एक्सट्रीम डेटा सारे के सारे क्या होते हैं, हमेशा नॉर्मल। नॉर्मल। बस ये फर्क है। क्या फर्क है बताओ? बाउंड्री डेटा भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है, बट बाउंड्री डेटा कैन बी नॉर्मल और एब्नॉर्मल। एक्सट्रीम डेटा भी स्मॉलेस्ट और सर जैसे कि ये 1 से लेकर 19 है, तो ये 1 से लेकर 20 तक भी हो सकता है। अभी तक अभी सिर्फ मेरी डेफिनेशन को समझो। बाउंड्री डेटा में बताओ क्या होता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। एब्नॉर्मल। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एबनॉर्मल और एबनॉर्मल डेटा। सही। एक्सट्रीम में क्या होता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जर नॉर्मल डेटा। नॉर्मल डेटा। अब इसके अंदर आते गाइस, सबको समझ आ गया? मैं दोबारा लिख देता हूँ, बाउंड्री डेटा क्या है बताओ। बाउंड्री के अंदर स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी और लार्जेस्ट भी। लार्जेस्ट भी है और नॉर्मल भी है, नॉर्मल भी है। स्मॉलेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल भी आ सकता है। इसी तरीके से अगर मैं एक्सट्रीम पढ़ाऊं, स्मॉलेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, सिर्फ नॉर्मल एक्सट्रीम के अंदर। ठीक है। तो गाइस बाउंड्री डेटा नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि रेंज के अंदर भी होगा रेंज के बाहर भी होगा। और आउट ऑफ रेंज भी हो सकता है। हाँ या ना? सब बच्चों को यस। बाउंड्री समझ आ गई? यस सर। अब ये रेंज गिवन है बेटा, ठीक है। इस रेंज में तुम्हें लिखना है बाउंड्री, इस रेंज में तुम्हें लिखना है एक्सट्रीम। सबसे पहले एक्सट्रीम बताओ क्या होगा? 1 and 19। बोलो बच्चों, इसमें रेंज के अंदर क्या है, 1, और सबसे बड़ा नंबर जो रेंज के अंदर है वो क्या है बेटा, 19। 19। 19. ये एक्सट्रीम कैसे निकाला मैंने? हाँ भाई, आयशा, नताशा, इर्तिजा, अली, तारिक, ईशा, सबको समझ? 19। हाँ। जी यस सर। अब आ जाते हैं बाउंड्री। भाई बाउंड्री सर, को, बाउंड्री में आई थिंक 0 भी होगा और 20 भी होगा। बाउंड्री में जो लिखा हुआ है ना एच पॉइंट पे, बच्चों एच पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, 0, और एच पॉइंट पे दूसरे क्या लिखा हुआ है, 20। जो एच पॉइंट 20. पे, 20। तो बस खत्म। जब भी बाउंड्री के जो एच पॉइंट पे लिखा हुआ हो ना, भले से वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने बोला भाई ये बाउंड्री, ठीक है, चाहे वो एक्सेप्ट हो या चाहे वो रिजेक्ट हो। आया समझ? बाउंड्री, यस। और लेकिन रेंज तो इजिकल टू 1 टू लेस देन 20 लिखी हुई थी। रेंज कैसे लिखी होगी वो एक अलग बात है, वो तो अभी सवाल आएंगे नहीं। तुम अभी कॉन्सेप्ट को समझो, तुम्हें बाउंड्री समझ आया या नहीं आया? नहीं सर, बाउंड्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ है। गया सर, समझ में गया। बाउंड्री कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा समझ आ जाएगा। देखो, अपना क्या नाम है तुम्हारा, कहा काशिफ, जो भी कोने पर लिखा हुआ होता है ना, जो भी एच पे लिखा होता है, अब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी एच पे लिखा होगा ना वो उठा के लिख देना, वो क्या होगा, हमेशा बाउंड्री। क्योंकि बाउंड्री चाहे नॉर्मल हो, बाउंड्री चाहे एबनॉर्मल हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सट्रीम तुम्हें निकालना पड़े। कैसे निकालना होगा? तुम्हें अगर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तुम्हें पता है 0 रेंज के अंदर नहीं है, जो मिनिमम रेंज के अंदर नंबर है वो, और जो मैक्सिमम रेंज के अंदर नंबर है वो कहलाएगा एक्सट्रीम। बट जो कोने पर गिवन डेटा लिखा हुआ है ना, वो उठा के लिख देना, इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी एबनॉर्मल, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री डेटा। ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया और सवाल करेंगे, आपको आ जाएगा। कहा बेटा तुम बताओगे, अब मैं रेंज दे रहा हूँ 1 से लेके <less than 20। चलो बताओ। कहा, बाकी बच्चे, गाइस इसमें नॉर्मल डेटा बताएं क्या होगा? 1 टू लेस देन 20। अबे नॉर्मल डेटा बताओ, कोई भी एक एग्जाम्पल, क्या बता रहे हो? 1, 3 4 5। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, 19 तक सारे नंबर क्या होंगे, नॉर्मल। Normal. नॉर्मल। गाइस एबनॉर्मल का मैं एक और नाम बता दूं आपको, अभी तक नहीं बताया भाई, एबनॉर्मल का एक और नाम होता है एरोनियस। बोले क्या होता है?
क्या हुआ? एबनॉर्मल का एक और नाम होता है क्या? Erroneous. Erroneous. चलो मुझे बताओ, एर्रोनियस या एबनॉर्मल डेटा क्या होता 20. है? 20, शाबाश। और 21 और 0. 20. -1 Continue. स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं ना, जो कि रिजेक्टेड हो रहे है ना भाई? Yes. शाबाश। थर्ड आपके पास होती है एक्सट्रीम डेटा। गाइस एक्सट्रीम डेटा बताओ। 1 और 1 and 19। 19. वेरी गुड। 1 एंड 19। सबको समझ आ रहा है बच्चों एक्सट्रीम डेटा? क्योंकि Yes, रेंज। sir. अब आ जाओ बाउंड्री डेटा। भाई 1 and 20. 1 to 20। 1 2 नहीं बोला करो, 1 and 20. 20। जो एच पे लिखा हुआ है वही। अच्छा अब मुझे बताओ, कहाँ 1 क्या हो रहा है? एक्सेप्टेड, नॉर्मल। 20 क्या हो रहा है? रिजेक्टेड, एबनॉर्मल। बट हमें कोई यस, बाउंड्री में, नहीं No, पढ़ते। sir. बाउंड्री कैन बी नॉर्मल और बाउंड्री कैन बी एबनॉर्मल। आया समझ में? यस सर। चलो बताओ। 1 एंड 20। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कहा मैंने कहा था जो एच पे लिखा हुआ होता है वही उठा के लिख दिया, बोला था ना। सर आपने बताया था जो स्टार्टिंग लेटर होता है ना और आखिरी लेटर वो लिखते थे। एच पॉइंट। ठीक है। तो गाइस पेज नंबर 30 पे आ रहा हूँ। आइए, पेज नंबर 30 पे ये आपको मेरे साथ लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं फॉर्मल डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मैंने कहा नॉर्मल डेटा वो होते हैं जो एक्सेप्ट होते हैं और इन रेंज होते हैं। मैंने कहा एबनॉर्मल डेटा वो होता है जो रिजेक्ट होता है, जो आउट ऑफ रेंज होता है। मैंने कहा एक्सट्रीम डेटा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डेटा दैट इज इन रेंज। अब बताओ बाउंड्री के लिए क्या लिखने वाला हूँ बच्चों? में लिखवाओ मुझे, शाबाश। मुझे नहीं पता 1 and 20. जो कि होगा smallest number और largest number हाँ, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट out नंबर। of range. नहीं, दोनों दोनों। नहीं है. स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दैट इज, गाइस बोले मेरे साथ क्या होगा? दैट इज इन रेंज दैट इज That नॉर्मल और एबनॉर्मल। range. And range और आउट ऑफ रेंज। out of. और गाइस इन रेंज के लिए मैं लिख दूं नॉर्मल। Yes, sir. आउट ऑफ रेंज के लिए क्या लिखूंगा? Abnormal. एबनॉर्मल। सही है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये 4 तरीके के टेस्ट डेटा है, ये प्रोग्राम बनने के बाद होते हैं। आइए आपको इसका सवाल भी दिखाते हैं। ये है सवाल, पेज नंबर 30 ऑफ गोल्डन बुक पे ये सवाल दिया हुआ है। ये सवाल पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है गोल्डन बुक। चलो चलो बच्चों 1 से लेके <<20 की रेंज है, बताइएगा। हाँ भाई बताओ, इस रेंज के अंदर कोई भी एक नॉर्मल डेटा बता दो। कहाँ? 1 2 3 4 5 6 आगे कंटिन्यू। कहाँ तक? 19 तक। ठीक है। यस। में वैसे एक लिखना होगा। एबनॉर्मल डेटा का एक और नाम था एरोनियस डेटा, और एरोनियस डेटा जो इस रेंज के बाहर हो। 25, 0, 25 and 10. 0. -1 ठीक है। बाउंड्री डेटा बताओ बेटा। 1 1 to to 19। 20. 2 नहीं बोलते हैं, 2 का मतलब 1 होता and 1 and 20 So होगा. 1, 20. है 1, 20 या एंड 20। ठीक है। एक्सट्रीम डेटा क्या होगा? जो रेंज के अंदर हो। और 20. जो I think 1 होगा और 19. 19 होगा। सही है बच्चों? डन। Yes, sir. यस। सही है। अच्छा बच्चों, मैं कुछ आपको सवाल दे रहा हूँ, और आज की क्लास में प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल सबको समझ आ गया? यस और नो? बोलो। Yes. चलो बताओ, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल एक थ्योरेटिकल आया ना?
सब बच्चे माइक अनम्यूट करें, जरा सवाल पूछूंगा। हाँ भाई, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के कितने स्टेज होते हैं बच्चों? 5 stages. 5 Five. stages, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होता, वो लेवल से पढ़े ए लेवल। पहले स्टेज का नाम बताओ बच्चों, क्या है? Analysis. Analysis. आपको बताना होगा मैं कौन से स्टेज की बात कर रहा हूँ। मैं काम की बात को रखूंगा, फजूल बात को डिस्कार्ड कर दूंगा। Analysis. Analysis। Decomposition. अगर अंग्रेजी बोलूँ कि व्हाट इज एनालिसिस में एब्स्ट्रैक्शन था ना, ये एब्स्ट्रैक्शन में कीप्स द की एलिमेंट, बोलो कीप्स द की एलिमेंट एंड डिस्कार्ड द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन। बोलो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction. भाई सेकंड हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी थी वो थी डिकम्पोजिशन, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर रहा था। एंड दिस स्मॉलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड व्हाट? मॉड्यूल। Decomposition. और इस चीज को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन करने के तीन मैंने आपको एडवांटेज बताए। नंबर 1 टाइम सेविंग, नंबर 2 कोड कैन बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली और इजियर टू मैनेज। बच्चों, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना डिकम्पोजिशन या टॉप डाउन डिजाइन या स्टेप बाय रिक्वायरमेंट। दूसरा स्टेज मेरे पास था क्या? डिजाइन। डिजाइन करने के 3 तरीके मैंने बताए। नंबर 1 स्ट्रक्चर डायग्राम, Structure diagram. फ्लो चार्ट और Flowchart. pseudocode। Pseudocode. स्ट्रक्चर डायग्राम में मैं अपने प्रॉब्लम को हिरार्की में रिप्रेजेंट करता हूँ। फ्लो चार्ट में सिंबल्स में रिप्रेजेंट। कोड के अंदर सिंपल मेथड ऑफ एल्गोरिथम है जो हाई लेवल लैंग्वेज एंड वी यूज इंग्लिश कीवर्ड्स। एंड इट इज यूज इंग्लिश कीवर्ड्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड स्टेज है मेरा किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करना। कोडिंग करते वक्त मैं जो कोड के अंदर से टेस्टिंग करके रिमूव करता हूँ वो टेस्टिंग कहलाती है आइटरेटिव टेस्टिंग। कोडिंग करते वक्त मुझे किसी ने सर जो मतलब अब हाई लेवल लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करने से पहले वो सोर्स कोड कहलाता है। नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखूंगा वो सोर्स कोड कहलाएगा। ओके, सही है, थैंक यू। हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखूंगा वो सोर्स कोड कहलाएगा। उस सोर्स कोड को रन जब मैं कर दूंगा तो वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा। ठीक है, दिस इज द स्टेप जिसमें मैं सोर्स कोड लिख रहा हूँ। जो तुम कोडिंग लिख रही थी, जो मैंने लिख के बताया था अभी, उस कोडिंग वाले स्टेप को कोडिंग कहते हैं, जिसमें मैं सोर्स कोड लिखता हूँ। बच्चों, व्हाट इज सोर्स कोड? जल्दी बताओ, व्हाट इज सोर्स कोड? सब बच्चे बताएं, सर कैन यू रिपीट अगेन? व्हाट इज सोर्स कोड? सर द What we write on source code editor. हाँ, जो मैं सोर्स कोड एडिटर पे राइट कर रहा होता हूँ वो कहलाता है सोर्स कोड एडिटर। और कोडिंग के स्टेप्स में जो तुम कोडिंग लिख रहे होगे उसको बोलोगे, उसको बोलोगे सोर्स कोड। बोलो क्या बोलोगे? सोर्स Source. कोड। Source code. और जब मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो बेटा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप डिकम्पोजिशन करें, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएं ताकि इजी टू मैनेज हो, ताकि इजी टू क्या हो? मैनेज। मैनेज। और कोडिंग इजी कर टू मैनेज फॉर्म सेविंग। हाँ, और कोडिंग करते वक्त जो टेस्टिंग होगी उसको बोलेंगे आइटरेटिव टेस्टिंग। आइटरेटिव, बार बार टेस्ट करके मैं कोड को चेक करूंगा, एडिट करूंगा एज पर माय रिक्वायरमेंट। गाइस, स्टेज नंबर 4 पे मूव कर रहा हूँ, विच इज क्या? टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर आपके पास आप अपने प्रोग्राम को रन करने के बाद, आफ्टर रन ना, कोड जब आप लिख लेते हो उसको जब आप रन करते हो, रन या ट्रांसलेट होने के बाद, ट्रांसलेट होने के बाद अब अपने कोड के अंदर डिफरेंट सेट्स ऑफ टेस्ट डेटा वैल्यू डालते हो। और वो टेस्ट डेटा की वैल्यू 4 होती है, एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, एक बाउंड्री और एक क्या? एक्सट्रीम। देखा? Extreme. ऑल द टास्क कंप्लीटेड वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर का मतलब सारे मॉड्यूल्स आपस में करेक्ट वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर बच्चों, मैंने टेस्टिंग के आपको 4 टेस्ट डेटा पढ़ाए, कौन कौन से बताना? नॉर्मल Normal, डेटा, abnormal, एबनॉर्मल extreme, and boundary डेटा, data. एक्सट्रीम डेटा एंड बाउंड्री डेटा। इन रेंज, एबनॉर्मल में पढ़ा है रिजेक्टेड, आउट ऑफ रेंज। एक्सट्रीम में पढ़ा है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डेटा दैट इज इन रेंज। और बाउंड्री में पढ़ाया दैट इज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डेटा दैट इज इन रेंज और आउट ऑफ रेंज। फिर बेटा मैंने इसकी आपको कुछ वर्किंग बताई है और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल का क्लियर। यस सर। Yes, sir. कुछ होमवर्क के सवाल दे रहा हूँ, ये सवाल के स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये सवाल करेंगे। पेज नंबर 30 पे करेंगे, गोल्डन बुक। बेटा एक रेंज है ये, ठीक है। इस रेंज में लिख लोगे नॉर्मल डेटा क्या होता है? जी। Yes, sir.
ठीक हो गया। तो ये सवाल एक और सवाल देखो। सर ये वाले सवाल गोल्डन बुक में है। यार ये सवाल मैं खुद बना रहा हूँ, इंडियन बुक में एक सवाल दिया था पेज नंबर 30 पे, उसी के नीचे करवा लो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पेज नंबर 30 निकालो, 30। कहाँ है पेज नंबर 30? गोल्डन बुक में नहीं है, मैं आपको ये सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। हाँ 30 के नीचे करिए, इसमें भी नॉर्मल लिखें। कर लोगे बच्चों ये दो सवाल? यस सर। गाइस मुझे असाइनमेंट नंबर 1 मैंने आपको बोला था असाइनमेंट नंबर 1 भेजेंगे बुक 1 का, कल तक चाहिए मुझे इतना, आज बस करके दो। सर मेरी बुक आज आ जाएगी, वेडनेसडे को मैंने पैसे दे दिए थे। Sir, can you tell me the name of the book which you are using? अभी जो यूज कर रहा हूँ ये, जी, आपका नाम क्या है? अलीजा। अलीजा। बेटा तुम्हारी आज पहली क्लास है ना? जी, अलीजा तुमने मेरी पुरानी क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर लिए हैं? बोलो नो, नहीं लिए। आपने जो भेजे थे उसमें से कुछ लिए हैं, कुछ रहते हैं। मैंने उसमें आपको बताए थे कि मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाता हूँ, मैंने अपने नोट्स ऐसे कंपाइल किए हैं कि मैं उसी में से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपके नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं? हम उन्हें बाय। अब मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अपने असिस्टेंट का नंबर दे दूंगा, वो आपको नोट्स के सारे साइट वगैरह पहुंचा देगी। ठीक है, अभी जो मैं ओ, क्लास इनकी इस बुक से ले रहा हूँ, बुक का नाम है गोल्डन बुक। ठीक है, ठीक है, ओके, इसी में पूरा बिल्कुल सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और ये पेज नंबर 30 पे हुआ वैसा। ठीक है अनीता? ठीक है, थैंक यू सर। फरजान क्या कह रहे हैं, सर आज आ जाएगी बुक, मैंने पैसे पेंशन को सबमिट करवा दिए। ओके भैया। फरजान इतनी लेट क्यों हो गई बुक यार? सर सर वो राइडर का मसला आ रहा था वहां से। दूर रहते? जी कहाँ रहते? सर, साइट आऊंगा। आते राउंड तो इतना कर। अच्छा, और कोई बच्चा ऐसा इसका कोई मसला हो? उमेश मैंने कुमार, कोई मुझे पता है आप तो पूरे दोनों साइड मंगवाना चाह रहे हो ना, है ना उमेश? यस सर। चलो तो आप तो वेट। नताशा का क्या मसला है? हाँ नताशा तुम्हारा तो पीडीएफ हो गया, वो अभी आ जाए। नताशा तुम्हारा वर्क हो गया। और कौन बच्चा? क्वेश्चन सर आपके पास पीडीएफ है सर, तो ये वो भी इस्लामाबाद में भेज डिलीवर दीजिए। हो जाएंगे आपके नोट्स? इस्लामाबाद में हो जाएंगे, इस्लामाबाद वाले बच्चे हार्ड कॉपी में क्लास में। पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं उनको मैंने कहा हार्ड कॉपी में ले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िएगा, पाकिस्तान वाले जो बच्चे हैं वो, इन कंट्री वाले, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं। ओके, अलीजा मैं आपको डिलीवर करवा दूँ। ओके सर। उमेश भी बच्चा बाहर रहता है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आउट ऑफ मतलब इन पाकिस्तान है, तो वो इजीली डिलीवर हो जाते हैं। उनको मैंने सिर्फ एक सजेशन दी है, वो ये सजेशन दी कि आप कंप्लीट नोट्स ले लें अपने पास। 1 बाय 1 नहीं लीजिएगा, 2 सेट नहीं लीजिएगा, कंप्लीट सेट ले। ठीक है उमेश, अब्दुल मुइज, बाकी सारे बच्चे, बच्चों नोट्स के बारे में कोई भी क्यूरी तो मुझे अभी के अभी मैसेज कर दें। आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस मुझे चैप्टर 1 की असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट चाहिए सबका, तो अपने ये नोट्स वाले मसले पहले, सर मैं सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, पीडीएफ बना के मुझे सेंड करें। कहा हुसैन, आप लोगों का क्या मसला है भाई? हसन, हमजा, कहाँ है असाइनमेंट नंबर 1? सर मैंने संडे की क्लास में ली थी तो उसके वो भेज दूँ लिंक। रिकॉर्डिंग देता तो हूँ ना, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ। अब डाल चुका हूँ वो ग्रुप। भी वो भी भेज दूँ, वो डाल चुके हैं। अब डाल चुका हूँ बच्चे नंबर 4 का हूँ। ओके सर ओके। काम चाहिए मुझे। ठीक है, ओके हमदा, हमदा तुम कहाँ पढ़ते सर हो? दूसरे वाले में क्या लिखा है?
get less than 1 to greater than 200. greater than 1 to less than 200. सर अल्लाह हाफिज टाटा बाय अल्लाह हाफिज। कोई भी मसला हो मुझे मैसेज कर दें।